आज तक स्टोरीज के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इससे पहले आप इस कहानी की 119 एक साथ सुन चुके हैं। आप किस्त 120 मुलाहिज़ा फरमाएं। वो आधे घंटे में वापसी का वादा करके चला गया और मैं सुल्तान शाह को बेदार करके नए प्रोग्राम से आगाह करने लगा जो उसके लिए हैरतनाक साबित हुआ था। मुझे तुझे स्लाइड भी खतरनाक आदमी नजर आता है। सुल्तान शाह ने मेरी बताई हुई तफसीलात सुनने के बाद कहा, हमारे लिए इतना काफ़ी है कि वीरा को उस पर एतमाद है। आखिर ये हमारे साथ क्या हेर फेर कर सकता है। मैं तुमको यही बताना चाह रहा था कि कहीं वीरा उसके बारे में खुश फहमी का शिकार न हो। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, क्या ये अजीब इत्तेफाक नहीं है कि आज शाम वीरा हमें यहाँ लाई और सुबह सवेरे स्लाइड का जहाज उसी तरफ रवानगी के लिए तैयार है जिस तरह हमको जाना है। वीरा बता चुकी थी कि स्लाइड पुराने जहाज़ों की खरीदो फरोख्त का काम करता है। इत्तेफाक से हमें पाकिस्तान जाने के लिए इस जहाज़ में जगह मिल रही है जिस रूट पर अपना आखिरी सफ़र कर रहे हैं। मैंने कहा, कम अज़ कम ये भी तो पता चले कि तुमको स्लाइड पर किस बात का शुबा हो रहा है। बज़ाहिर कोई बात उसके खिलाफ नहीं जाती, बस तुम इसे मेरी छठी हिस्स की तंबीह कह सकती हो। मुझे यूँ महसूस हो रहा है कि हम आसमान से गिरकर खजूर में फंस जाएंगे। दूसरी सूरत यह हो सकती है कि हम यहीं रहकर हालात का मुकाबला करें। ये बात भी सामने आ जाएगी कि हमारे इनकार का उस पर क्या रद्द-ए-अमल होता है। उसकी नीयत साफ है तो उसे हमारे प्रोग्राम की तब्दीली पर कोई एतराज़ न होना चाहिए। मैं यहाँ रुकने का मशवरा नहीं देता, यहाँ से तो अब हमें निकल ही जाना चाहिए, लेकिन स्लाइड को आजमाने के लिए तुम उसे छेड़ सकते हो बशर्ते कि उसके भड़कने का अंदेशा ना हो। यही तो देखना है कि वो हमारे प्रोग्राम की तब्दीली कबूल कर लेता है या उस पर भड़क उठता है। ये दो अलग अलग बातें हैं। सुल्तान शाह ने अपनी बात वाज़ेह करने की कोशिश करते हुए कहा, एक तो वो अपना मंसूबा नाकाम होने पर मुश्तिल हो सकता है, दूसरी सूरत यह है कि उसे हमारे पल पल बदलने वाले प्रोग्राम पर गुस्सा आ जाए और वो सिरे से ही हमारी मदद करने से इनकार करते। वो आएगा तो देखूंगा। मैंने कहा, फिलहाल तो इस अलमारी से अपने लिए कपड़े मुंतखब करो। इंस्पेक्टर स्मिथ की फ़ोन कॉल का किस्सा भी मुझे मनखड़त महसूस हुआ था। वो अलमारी में लटके हुए मलबूसात का जायजा लेते हुए बोला, किसी मुजरम के इस कदर मुअज़्ज़ज़ होने का वाक़या पहली बार मेरे सामने आया। ऐसा मालूम हो रहा है जैसे पुराने ज़माने का कोई अवामी डाकू दोबारा जिंदा हो गया। अब उसकी तरफ से मेरा दिमाग ख़राब न करो। मैंने उकताए हुए लहजे में कहा, जब तक कोई बात सामने ना आए हमें उस पर एतमाद करना ही होगा। थोड़ी देर बाद स्लाइड बिल्कुल ही मुख्तलिफ मलाहों जैसे चुस्त लिबास और स्याह चरमी जैकेट में वापस आया था तो उसका मूड खासा खुशगवार था। मैं सोच रहा हूँ कि बहरी सफ़र कई दिन की तवालत इख्तियार कर सकता है। अगर चंद रोज़ किसी बेहतर जरिए का इंतज़ार कर लिया जाए तो मुनासिब ना होगा। मैंने कहा, शौक से इंतज़ार करो। उसने पेशानी पर बल लाए बगैर कहा, लेकिन यह बता दो कि फ्रांस के साहिल से खुश्की का रास्ता तुम्हें पुरखतर मालूम होता है और मैं इसके अलावा बहरी सफ़र का बंदोबस्त ही कर सकता हूँ। ये थाम से तुम इसके अलावा किसी जरिए से ना निकल सकोगे। उसके रद्द-ए-अमल में कोई मुश्तबा बात नहीं थी, लिहाजा मैंने फ़ौरन ही कलाबाजी खा ली। मेरा मतलब था कि सफ़र के लिए शायद कोई बेहतर स्टीमर मुयस्सर आ सके। इस इलाके में तुम खासे वसाइल के मालिक मालूम होते हो। तुम्हारी जगह मेरी तस्वीर अखबारों में छपी होती तो मुझे हरगिज़ ऐसी अयाशियाँ न सूझती। उसने मुंह बनाकर कहा, तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि तुम एक अजनबी मुल्क में मुश्किल हालात से दो चार हो। बस एक सरसरी सा ख्याल आया था ज़हन में, लेकिन तुम्हारा मशवरा मुनासिब है, हम तैयार हैं। हम तीनों वहाँ से स्लाइड की खाड़ी में रवाना हुए तो रात गुजर चुकी थी और मेरी रस्ट वाच सुबह के 2:45 बजा रही थी। फिजा पर कोहर की गहरी चादर मुहित थी। मौसम सर्द था, लेकिन गनीमत यह था कि तेज़ हवाएं नहीं चल रही थी, वरना उस वक्त वही सर्दी नाकाबिले बर्दाश्त होकर रह जाती। जथाम की सुनसान और ख्वाबीदा सड़कों से गुजरते हुए हम कस्बे की साहिली आबादी में दाखिल हुए, जहाँ दूर से आने वाले समंदर की लहरों का धीमा धीमा शोर हवा की लहरों पर गूंज रहा था। कुछ देर तक तंग और पुरपीच सड़कों पर ड्राइविंग करने के बाद स्लाइड ने एक जगह गाड़ी सड़क के किनारे लगाकर इंजन बंद किया और चंद मिनट में वापसी के लिए कहता हुआ एक करीबी गली में रुपोश हो गया। ये अब कहाँ गया है? सुल्तान शाह ने अकबी निशिस्त से सवाल किया। किसी मलाह को लेने गया है। उसका जहाज खुले समंदर में लंगर अंदाज है। हमें लॉन्च के जरिए वहां तक पहुंचाया जाएगा। स्लाइड खुद भी हमारे साथ जहाज तक जाएगा, देखना पड़ेगा। अभी तक तो आसार यही बता रहे हैं, मैंने जवाब दिया। स्लाइड कुछ देर बाद दाढ़ी वाले एक कविर जुस्सा शख्स के साथ नमूदार हुआ, जिसकी हालत से जाहिर हो रहा था कि उसे सोते से उठाया गया था। आने वाले ने सुल्तान शाह के साथ अकबी निशिस्त संभाल ली और स्लाइड ने एक मरतबा फिर इंजन स्टार्ट करके गाड़ी अगले रास्ते पर डाल दी। थोड़ी देर बाद हमने आबादी से निकलकर मुख्तसर सा रास्ता अबूर किया और फिर यह सफ़र एक बाकायदा से कच्चे पार्किंग एरिया पर ख़त्म हो गया। उस दौरान में नौवार्द मुसलसल खामोश रहा था। गाड़ी के दरवाजे खिड़कियाँ मुकफ़िल करके स्लाइड ने हमारी रहनुमाई शुरू कर दी और थोड़ी देर बाद हम सीढ़ियाँ तय करके उस कुशादा चोबी बर्थ पर पहुँच गए जो शैतीरों के सहारे समंदर में आगे तक फैली हुई थी और समंदर का पानी उसके नीचे हलकोरे ले रहा था। बर्थ पर जा बजा माहीगीरी के जाल और दूसरा सामान ढेर था। उससे आगे समंदर में कई लांचें लंगर अंदाज थी जिनकी इक्का दुक्का पोर्ट लाइट्स धुंध में चमक रही थी। इधर के मौसमी हालात की वजह से वहाँ तकरीबन तमाम ही रोशनियाँ जर्द रंग की थी जो कोहर में भी दूर से नजर आ सकती थी। कौन है?
चौबी बर्थ पर हम चारों के कदमों की गूंज के जवाब में किसी तरफ से किसी ने नागवारी के साथ ललकारा था, स्लाइड। उसने ऊंची रोबदार आवाज में अपना पूरा नाम दुहराया। मैं अपनी लॉन्च पर जा रहा हूँ। ठहरो, वो आवाज गूंजी। आज समंदर पर कहर बहुत गहरी है। तुम्हारा उधर जाने का इरादा तो नहीं है? आवाज के साथ ही कदमों की चाप भी सुनाई दी थी। शायद वो हमारी तरफ आ रहा था। स्लाइड का हाथ अपनी जैकेट की चेन में रिंग गया और वो वहीं रुक कर आने वाले का इंतजार करने लगा। उसके इशारे पर हम तीनों भी वहीं थम गए थे। सुबह 8 बजे तक किसी लॉन्च को बर्थ छोड़ने की इजाजत नहीं है। कौर से नमूदार होने वाले शख्स ने हम दोनों का पुरतजस्सिस निगाहों से जायजा लेते हुए कहा, लेकिन उसका लहजा तो हमकाना नहीं था, बल्कि नरम था और उसके धाने से धुआं खारिज हो रहा था। इतला देने का बहुत बहुत शुक्रिया पीटर, हम इससे बहुत पहले वापस आ जाएंगे। स्लाइड की मुट्ठी जैकेट की जेब से नमूदार हुई और पीटर की जेब में घुस गई। अगर हमारी बदकिस्मती से कोई हादसा पेश आ जाए तो तुम कह देना कि हम तुम्हारी वार्निंग के बावजूद लॉन्च लेकर भागे थे। तुम्हारी मर्जी, पीटर ने अपनी जेब में हाथ डालते हुए बसी के साथ कहा। तुम जतान के बादशाह हो, तुम्हें कौन रोक सकता है? वैसे भी समंदर को तुमसे ज्यादा कौन समझेगा। जरा जल्दी लौट आना। फार्म, स्लाइड ने उसकी बात काट दी। फार्म वापसी पर भर दूंगा। इस पर कोई इंतराज न करना। वापसी पर खाना पूरी भी मैं खुद ही करूंगा। ओके, विश यू गुड लक। उसने अपने दाहिने हाथ की खुली उंगलियों से अपनी पेशानी छूकर कहा और हम चारों एक मरतबा फिर 24 बर्थ पर पुरशोर कदमों के साथ आगे बढ़ने लगे। स्लाइड की सफेद लॉन्च का नाम स्पीड बोट था, जिसके कैबिन में 4 मुसाफिरों के लिए हर आसाइश मौजूद थी। उसके साथ आने वाला वहील पर रुककर रवानगी का इंतजार करने लगा और स्लाइड हमारे साथ कैबिन में आ गया। फिर हमें तारीख कैबिन में छोड़कर वो खुद भी नोवार्थ के पास चला गया। चंद सानियों बाद ही लॉन्च का ताकतवर डीजल इंजन स्टार्ट हुआ और कैबिन में रोशनियां चमका उठी। मजीद चंद सानियों तक लॉन्च वही खड़ी रही। शायद उसके बर्थ पोल से बंधे हुए रस्से खोले जा रहे थे और फिर लॉन्च आहिस्ता आहिस्ता बर्थ से दूर हटने लगी। कुर्बुजवार में मौजूद दूसरी लॉन्च और रुकावटों से दूर आने के बाद होले होले लॉन्च का रुख तब्दील हुआ और वह कदरे तेज रफ्तारी के साथ खुले समंदर की तरफ बढ़ने लगी। कैबिन के सामने वाली विंडशील्ड से मैंने पर्दा हटाया तो स्लाइड अपने साथी के हमरा लॉन्च के कंट्रोल में मसरूफ नजर आया। लॉन्च की अगली तेज रोशनी के बावजूद गहरी कोहर में ज्यादा दूर तक देखना मुमकिन नहीं था। आसपास पहली बार मुझे एहसास हुआ कि स्लाइड ने ऐसे नासाज मौसम में खुले समंदर का कसद करके भारी गलती की थी। जो लॉन्च आगे बढ़ रही थी उसकी रफ्तार बढ़ती जा रही थी। गनीमत यह था कि उस वक्त समंदर पुरसकून था, वरना उस बढ़ती हुई रफ्तार पर मुखालिफ सम से आने वाली मौजें लॉन्च के लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। हम दोनों के लिए तफरीह से कतई नजर किसी बहरी सफर का वो पहला तजुर्बा था जिसका आगाज ज्यादा खुशगवार नहीं था। लिहाजा हम दोनों ही खामोश बैठे विंडशील्ड से बाहर फिजा में कुछ तलाश करने की कोशिश कर रहे थे, जो दोनों समतों से उड़ने वाली समुद्री झाग की हल्की बौछार से लम्हा बलम्हा धुंधलाती जा रही थी। कुछ देर बाद स्लाइड फाताना मुस्कुराहट के साथ कैबिन में आ गया। मौसम वाकई बहुत सर्द और ख़राब है, मैंने धीमे लहजे में कहा। बरदाने से निकलने वाली आबी बुखारात ने भी ठंड की वजह से सवैद धुएं की सूरत इख्तियार कर ली थी और शायद लॉन्च की रफ्तार भी बहुत तेज़ है। मला बहुत तजुर्बाकार है, वो हंसते हुए बोला। मौसम ही की वजह से वो 40 नाट की रफ्तार से जा रहा है, वरना स्पीड बोट समंदर की सतह पर उड़ती है। जहाज साहिल से कितनी दूर लंगरअंदाज है? मैंने सवाल किया। इस रफ्तार से हमें तकरीबन 1 घंटा लगेगा। बाहरी जहाज साहिल के करीब नहीं आ सकते, इसलिए गहरे पानी में रुकना पड़ता है। ठंड वाकई ज्यादा है। थोड़ी सी ब्रांडी लोगे? उसने जैकेट की अंदरूनी जेब से ब्रांडी का अद्धा निकाल कर मुझे देते हुए मुझसे सवाल किया। कुछ खुदा का खौफ करो स्लाइड, मैंने गहरा सांस लेकर कहा। तुम खुले समंदर में हो, वापस भी जाना है तुम्हें। ठीक 1 घंटे के सफर के बाद लॉन्च की रफ्तार सुस्त पड़ने लगी। फिर यूं महसूस हुआ जैसे वो एक बड़े दायरे की सूरत में दाहिनी तरफ मोड़ी जा रही हो। चंद मिनट बाद गहरे पानी में लंगरअंदाज रोजाली की रोशनी अभी नजर आने लगी। लॉन्च के पायलट ने मखसूस ऊंची नीची आवाज में तसलसल के साथ हूटर बजाते हुए रोजाली के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया। उसी के साथ स्पीड बोट की रफ्तार भी बिल्कुल धीमी होगी। रोजाली के अरशे पर तमाम बत्तियां रोशन थी, लेकिन गहरी धुंध के बायस वो स्याही माइल दो पैकर माल बरदार जहाज समंदर के सीने पर किसी मुहिब इफरीत की तरह हलकोरे ले रहा था। स्लाइड हम दोनों को साथ लेकर कैबिन से निकला तो बर्फ में भीगी हुई सर्द हवाओं ने हमारा इस्तकबाल किया, लेकिन उस वक्त रोजाली से जवाबी सिग्नल मौसूल होने तक हमें लॉन्च के मलाह की मदद करना थी। फिर जहाज के अर्शे पर एक तेज रोशनी 3 मरतबा चमक कर मातूम होगी और मैंने इत्मीनान का सांस लिया कि हमें देख लिया गया था। लंगर की चैन के करीब ठहरने की कोशिश करो, ऊपर से किसी ने अंग्रेजी में चीख कर कहा। हम सीढ़ी नीचे उतारते हैं, तुम्हें इसके जरिए ऊपर आना होगा। जहाज के गिर्द दूसरा चक्कर काटते हुए स्पीड बोट आहिस्तगी के साथ हचकोले लेती हुई जैसे ही अगले लंगर की आयनी जंजीर के करीब पहुंची, स्लाइड नालून की मजबूत रस्सी के सिरे पर बंधा हुआ फौलादी हुक जंजीर की तरफ उछाल दिया। फिजा में लोहे से लोहा टकराने की छनकार गूंजी और स्लाइड ने रस्सी के सहारे लॉन्च को जहाज के करीब खींचकर रस्सी का सिरा एंकर बोर्ड से बांध दिया ताकि लॉन्च समंदर की तेज लहरों की रेले में दूर न बह सके। कई मिनट के इंतजार के बाद अर्शे की रेलिंग पर 2 अफराद झुके हुए नजर आए
और उन्होंने दोहरे रस्सों में मजबूती से 1-1 फुट के फासले से बंधे हुए 24 जीनों वाली सीढ़ी नीचे लटका दी, जिसकी सतह आप तक पहुंचते ही स्लाइड ने हल्की सी आवाज निकालकर ऊपर वालों को सिग्नल दिया और सीढ़ी वहीं रोक ली कि ऊपर आ जाओ। लहरों की शोर में चंद मिनट बाद ऊपर से पैगाम मिला। स्लाइड ने हम दोनों की तैराकी के बारे में सवाल किया, लेकिन खुले समंदर की खौफआवर लहरों को देखकर हम दोनों ने अपनी माजूरी का एतराफ कर लिया। फिर पहले तुम ऊपर जाओ, उसने कहा, ताकि हाथ पैर फिसल जाएं तो मैं तुम्हें पानी से निकाल सकूं। मैं फुरेरी से लेकर रह गया था। उसका जबरा बहुत बेरहमाना था। मैंने कुछ कहे बगैर सुल्तान शाह की तरफ देखा और वो लाइन से जरा दूर लहराती हुई सीढ़ी को पकड़ने की कोशिश करने लगा। कहीं और ऐसी सीढ़ी पर तबाह आजमाई और बात थी, लेकिन खुले समंदर में छाग उड़ाती मौजों पर वो तजुर्बा बहुत सनसनीखेज था। मेरे वजन और हवा के झोंकों से सीढ़ी गजों के हिसाब से फिजा में इधर उधर झूल रही थी और मेरा दिल पूरी रफ्तार से कनपट्टियों में धड़क रहा था। अगर जरा भी तवज्जो किसी और तरफ मबजूल होती तो बुलंदी से छपाक के साथ समंदर में गिरना यकीनी था। लम्हा बलम्हा तकरीबन 30 फुट की बुलंदी तय करके मैं रेलिंग तक पहुंचा तो वहां मौजूद 2 अफराद ने सहारा देकर मुझे ऊपर खींच दिया। उनमें एक अंग्रेज था और दूसरा खुदोखाल से यूनानी लग रहा था। अंग्रेज ने अपना तारुफ कार्टरेल के नाम से करवाया। यूनानी का नाम जोनास था। मेरे लिए अपना असल नाम छुपाना बेसूद था, लिहाजा मैंने उन्हें डैनी बताना मुनासिब समझा, जो उनके लिए मुख्तसर और सहल था। मेरे बाद सुल्तान शाह ऊपर आया। आखिर में स्लाइड हमारे सामान का बैग अपने कंधे से लटकाए किसी बंदर की फुर्ती के साथ ऊपर आन पहुंचा। उसने आते ही रस्मी तौर पर एक दूसरे से तारुफ कराया और फिर मुझसे मुखातब होकर बोला, डेविड कार्टरेल इस जहाज का नया कप्तान है और तुम्हें इसकी हदायत पर लफ्ज ब लफ्ज अमल करना होगा। इसके ताउन से तुम अपने सफर को यादगार और किसी हद तक खुशगवार बना सकोगे। तुम रूम जा रहे हो, बस ये याद रखना कि रूम जाना हो तो वही करना चाहिए जो रूमन करते हैं। कार्टरेल अपनी उकाबिन नजरें मेरे चेहरे पर जमा कर खुशगवार लहजे में बोला, मैं तुम्हें हमले का एक आरामदेह डबल कैबिन दे दूंगा। मेरी पेश की इजाजत के बगैर तुम उस कैबिन से नहीं निकलोगे। कप्तान कार्टरेल को हमारे मसाइल का भी इल्म होगा। मैंने झिझकते हुए स्लाइड से सवाल किया। सब मालूम है, वो हंसते हुए बोला, जब मैं घर पर आध घंटे के लिए तुमसे अलग हुआ था तो मैंने रेडियो फोन पर कार्टरेल को सब कुछ बता दिया था, वरना इन लोगों का सुबह से पहले बेदार होना मुहाल था। समंदर के सीने पर जिंदगी गुजारने वाले नींद के पक्के होते, इनके सरों पर नकारे भी बजाते रहो तो मुकर्रर वक्त से पहले बेदार नहीं होते। स्लाइड ने वही अर्शे पर खड़े होकर गुफ्तगू खत्म की और हमें तसल्ली देकर नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए उसी सीढ़ी के जरिए दोबारा स्पीड बोट पर पहुंच गया। उसके नीचे पहुंच जाने के बाद शोनास ने बड़ी सी चरखी घुमाकर सीढ़ी वापस लपेटना शुरू कर दी और उसी दौरान में स्पीड बोट रोजाली से दूर होते हुए कहर के अथाह धुंध में मादूम होती चली गई। तुम आराम करो, मैं उन्हीं के केबिन में पहुंचा दूंगा, कार्टरेल ने चरखी पर मसरूफ शोनास से कहा और फिर नीचे चाहने वाले सीनों की तरफ बढ़ गया। जोनास अर्शे पर अकेला खड़ा चरखी घुमाता रह गया था। अमूदी गोलाई में बने हुए तंग आहिरी सीनों से 3 मंजिलें उतरने के बाद वो एक रातारी में रुका था। तुम्हें अपने कैबिन में तो रहना ही है। पहले मेरे कैबिन में तुम्हारी आमद की खुशी में एक छोटा सा दौर हो जाएगा। मैं तैयार हूं मगर मेरा साथी खुश्क है, मैंने बेतकल्फी के साथ कहा, क्योंकि खुले समंदर की यकबस्ता हवाओं ने मुझे हरारत की तलाश में मजबूर कर दिया था, जिसकी पेशकश कार्टरेल खुद कर रहा था। उसी रातारी में उसका कैबिन था। उसने कुफल में चाबी घुमाकर दरवाजा खोला तो मैं अंदर कदम रखते ही अपनी जगह सुन्न होकर रह गया। बिल्कुल यही कैफियत सुल्तान शाह की हुई थी। बेख्तियार मेरे ज़हन में सुल्तान शाह के खदशात सर उभारने लगे। शायद उसकी छठी ही सही रुख पर काम कर रही थी, जो उसने जताम में ही खतरा भांप लिया था कि हम किसी एक चक्कर से निकलकर दूसरे में फंसने जा रहे थे। स्लाइड हमें रोजाली पर छोड़कर जा चुका था। जमीन से हमारा हर राब्ता मुनक़ता हो चुका था और अब हम रोजाली के कप्तान और उसके अमले के रहमो करम पर थे। पेशावर मलाहों की इतनी बड़ी तादाद से टकरा कर कामयाब होना हमारे लिए नामुमकिन था, इसलिए खुद को हालात के धारे पर छोड़ देने के सिवा कोई चारा नहीं रह गया था। मेरी कनपट्टियां सनसनाने लगी थी और दौरान खून यक बयक तेज हो गया था। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे कप्तान के कैबिन में सामने की दीवार पर लगी हुई चिमिलाइट की तस्वीर हमें देखकर तंजिया अंदाज में मुस्कुरा रही हो। वो बिल्कुल उसी तस्वीर की नकल थी जिसे मैंने वीरा के साथ लाइट्स कार्टेज के तहखाने में देखा था, और उसकी एक छोटी नकल एमी फ्रांसिस मुझे और सुल्तान शाह को डेल्टा कैंप में दिखा चुकी थी। रुक क्यों गए, आगे बढ़ो ना। डेविड कार्टरेल की आवाज मुझे किसी मीलों दूर कुएं से उभरती हुई सुनाई थी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो मुझ पर तंज कर रहा हो। मैंने एक झटके के साथ कदम उठाए और दरवाजे से गुजरकर कैबिन में दाखिल हो गया। सुल्तान शाह मेरे साथ था और डेविड कार्टरेल हमारे पीछे कैबिन में दाखिल हुआ था। उसकी रस्मी पेशकश से पहले ही मैंने उसके आरास्ता कैबिन में एक आरामदेह नशिस्त संभाल ली, क्योंकि उस वक्त जिमी लाइट की तस्वीर की वजह से मेरे असाब पर नाकाबिले बयान तनाव तारी हो चुका था और मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे अपनी सारी जद्दोजहद के बावजूद भी मैं शी के होलनाक चुंगल से निकलने में कामयाब नहीं हो सका। शी का सरबराह एक असेबी साए की तरह हमारा ताक़ुब कर रहा था। वीरा ने उससे निजात हासिल करने के लिए सिल्वर आई की मदद से हमें डेल्टा कैंप से निकाला था, लेकिन अब अबनाए डोवर के उस खुले समंदर में चिमिलाइट की तस्वीर एक बार फिर हमारी बदनसीबी पर खंता सन थी।
हम तीनों एक दूसरे के साथ थे, इसलिए डेविड कार्टल को शायद हमारे चेहरों पर उभरने वाली तहय्युर अमेज तासरात का जायजा लेने का मौका नहीं मिल सका और उसी वजह से वो हमारे ठिठकने के सबब से वाकिफ न हो सका था। बारबरदारी के सालखोर्दा जहाज पर इतनी खूबसूरत कैबिन का वजूद मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। मैंने हंसते हुए कहा, इतनी आसाइश तो आम घरों में भी मुयसर नहीं होती। लंबा सफर दरपेश हो तो इस यकसानियत से भी दिल उकता जाता है। अर्शे पर जाओ तो हर तरफ पानी पानी और कैबिन में वही दरो दीवार और फर्नीचर नजर आता है। डेविड कार्टल ने कहा और उसकी तकलीद में हम दोनों ने अंदर दाखिल होकर कुशन वाली हल्की मगर आरामदेह कुर्सियां संभाल ली। शायद इसकी वजह यह हो कि बहरी जिंदगी तुम्हारा पेशा बन गई है, वरना लोग तो समुद्री सफर को बजाय खुद एक तफरीह और अय्याशी समझते हैं। मुसाफिर बरदार जहाजों की जिंदगी बहुत पुरकशिश और रंगीन होती है। वो वाइन कैबिनेट का पट खोलते हुए बोला, भांत भांत और मुल्क मुल्क के हजारों लोगों से वास्ता पड़ता है, बल्कि सच्ची बात तो ये है कि दौरान सफर बहुत से मुसाफिरों के साथ ऐसी ज़हनी हम आहंगी पैदा हो जाती है कि वो बरसों याद रहते हैं। मैंने भी ऐसे कई सनसनीखेज रोमान अंगेज सफर किए, लेकिन मालबरदार जहाज़ों पर सफर बहुत सपाट और संगलास हो जाता है। चाहते न चाहते हुए भी रक्त मर्दाना चेहरों और मलाहों या खलासियों की दुरुस्त आवाज़ों के साथ गुजारा करना पड़ता है। बहरी सफर का सारा मजा उसकी तवालत में होता है। क्या जहाज के दफ्तरी अमले में भी लड़कियां वगैरह नहीं रखी जाती? मैंने शौक लहजा में सवाल किया। ऐसे हसीन अंदाज में सोचने वाले तुम पहले आदमी नहीं हो, उसने यकायक कहका लगाकर कहा। सारी दुनिया में मलाहों की बरादरी आम तौर पर इतनी तुनखू और फसादी होती है कि उनके दरमियान औरतों का गुजारा हो ही नहीं सकता। रोज बरोज खून खराबे होंगे और हर मलाह औरतों को तल कर खा जाने पर तुला हुआ नजर आएगा। ये सब मुसाफिर बरदार जहाज़ों की चोंचले होते हैं जो माल बरदार जहाज़ों पर बिल्कुल नहीं चल सकती। यहाँ तो लड़कियों से दोस्ती पर खून अचाम रुकावटें चल निकलती हैं। ये कहते हुए उसने पैमाना मेरे सामने रखकर उसमें अस्काच अंडे दी। तुम वाकई नहीं लोगे? उसने सुल्तान शाह से पूछा और उसने मुस्कुराते हुए नरमी से इनकार कर दिया और डेविड अपना जाम लेकर मेरे सामने जम गया। उस दौरान में मैं कई बार दुस्दीदा निगाहों से जिमी लाइट की तस्वीर की तरफ देख चुका था और किसी ऐसे मुनासिब मौका की तलाश में था कि डेविड से तस्वीर के बारे में सवाल कर सकूं। हम दोनों ने अपने जाम फिजा में होले से टकराए और फिर अपने लबों को तर करने लगे। ये तुम्हारी ताइनी हथेली पर कैसा जख्म है? अचानक ही उसकी निगाह मेरे जख्म पर पड़ गई। अब तो ये ठीक हो चला है, मैंने जाम रखकर खुद अपनी हथेली का जायजा लेते हुए कहा। टूटी हुई बोतल का वार रोकते हुए यह हथेली शीशे के नुकीली धार से कट गई थी। खतरनाक आदमी मालूम होते हो, उसने मानीखेज अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। इस किस्म की मार धाड़ से शुराफा का वास्ता कम ही पड़ता है। ये क्यों भूल रहे हो कि शुराफा बगैर दस्तावेजात के माल बरदार जहाज़ों पर सफर नहीं करते? मैंने हंसते हुए उसकी बात वहीं उड़ा दी और वो भी मेरे साथ हंसने में शरीक हो गया। अगर मुझे इजाज़त हो तो मैं अपने कैबिन में चला जाऊँ? हमारी गुफ्तगू में तवक्कुफ आते ही सुल्तान शाह ने मुआज़त खाना लहजे में कहा और डेविड फौरन ही इंटरकॉम पर अपने किसी मातहत से बात करने लगा। मुझे अंदाजा था कि डेल्टा कैंप में पिंडली जख्मी होने के बाद सुल्तान शाह मुसलसल ही भाग दौड़ करता रहा था, जबकि उसे थोड़े से आराम की जरूरत थी। वो तो गनीमत था कि उसकी पिंडली की हड्डी महफूज रही थी, वरना वो चलने के काबिल ही न रह पाता। उसके चेहरे से मुझे एहसास हो रहा था कि बहुत ज्यादा थका हुआ था। चंद मिनट बाद डेविड का एक आदमी कैबिन के दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर आया और डेविड ने उसे कैबिन नंबर 5 के बारे में हदायत देकर सुल्तान शाह के साथ रवाना कर दिया। ये तस्वीर किसकी है? तखलिया होते ही मैंने सरसरी लहजे में दीवार की तस्वीर के बारे में सवाल कर डाला। ये जिमी लाइट की तस्वीर है। उसने मेरे सवाल पर चौंके बगैर जवाब दिया और मुझे यूं महसूस हुआ जैसे उसकी जुबान से शी के सरबराह का नाम सुनते मेरी खोपड़ी सुन्न होकर रह गई हो। ये बहरी नकलो हमल का शहंशाह समझा जाता है, डेविड कार्टल कह रहा था। एक वसी जाती बहरी बेड़े के अलावा दुनिया की तमाम बड़ी जहाज कंपनियों में किसी न किसी तरह इसके पेश कीमत मुफादात हैं। तो क्या जहाज़ों में इसकी तस्वीर शगुन के तौर पर लगाई जाती है? दरअसल स्लाइट ने यह जहाज जिमी लाइट की कंपनी से खरीदा है। उसके हर जाती जहाज पर कप्तान के कैबिन में उसकी तस्वीर आवेजा होती है। उस लाइन में तमाम सौदे जहाज के पूरे आराइशी सामान समेत होते हैं। किसी भी चीज़ को उसकी जगह से उखाड़ना मायूब समझा जाता है, इसीलिए ये तस्वीर लगी रह गई थी। बाज़ लोग वाकई मुकद्दर के धनी होते हैं, जिस काम में हाथ डाले वारे किनारे हो जाते हैं, और बाज़ बेचारे सारी उम्र रोते थोते गुजार देते हैं। मैंने अब तक जिन 7 कंपनियों में काम किया है उनमें से 5 के बेशतर असासे जिमी लाइट की मलकियत है, उसने फखरिया लहजे में कहा। और सुनने में आया कि सब कुछ उसने अपनी मेहनत से पैदा किया है। मौरूसी तौर पर उसे कुछ भी नहीं मिला था, क्योंकि उसका ताल्लुक एक मामूली घराने से था। तुम्हारा हम कौम ही मालूम होता है, मैंने तस्वीर पर एक निगाह डालते हुए कहा। सरमायादार की कोई कौम नहीं होती, वो घूंट लेकर कदर तलख लहजे में बोला। पैदाइशी तौर पर वो अंग्रेज है, मगर उसका तमाम कारोबार यूरोप और अमेरिका में फैला हुआ है। उसके बारे में सब सुनी सुनाई बातें हैं, वरना मैं उससे कभी नहीं मिल सका। मैं उससे जिमी लाइट के बारे में बहुत कुछ पूछना चाह रहा था, मगर मुझे ये खौफ बिलाहक था कि कहीं डेविड मेरी तरफ से शुबहात का शिकार न हो जाए, लिहाजा मैं वहीं खामोश हो गया। मगर मेरे जहन में उस वक्त ख्यालात की आंधियां से चलने लगी थी और उनका मरकज जिमी लाइट की पुरस्कार तिलस्माती ज़ात थी। कराची की गली कूचों में चर्स और फिर हेरोइन की फरोख्त से शुरू होने वाली उस कहानी के पसे पुष्ट
दिन ब दिन नित नए इंकशाफात सामने आ रहे थे। पहले मैं पाकिस्तानी तंजीम को मकामी लोगों का मोहतात ग्रुप समझता रहा, लेकिन रफ्ता रफ्ता उनके वसाइल और अजीबोगरीब तरीक़ाकार से वाकिफ होते हुए लाहौर का लाइट कार्टेज सामने आया तो पता चला कि वो वसी और अरीज महल अपनी जगह एक हुकूमत का मरकज़ था। वहाँ से सिर्फ मंशियात की मकामी तिजारत और बरामद ही कंट्रोल नहीं की जाती थी, बल्कि लाइट्स कार्टेज की जेर ज़मीन तामीरात में गैर कानूनी तौर पर बरामद किए हुए असलहे और बारूद के ज़खायर भी रखे जाते थे। और वहीं मैंने पहली बार जिमी लाइट की तस्वीर देखी थी और वीरा ने इंकशाफ किया था कि उसी शख्स ने इटली में डॉन मार्सियानो के नाम से वीरा के साथ बहुत बुरा सलूक किया था। फिर दूसरी बार डेल्टा कैंप में कैद के दौरान में एमी फ्रांसिस के जरिए वही तस्वीर सामने आई जिसे एमी ने पीटर एंज के नाम से शनाख्त किया, मगर वीरा का कहना था कि पीटर एंज महज एक बहरूपिया और भांड था जो किसी भी तरह शीख सरबराह कहलाए जाने के काबिल नहीं था। और अब डेविड कार्टरल जिमी लाइट को जहाज रानी की सनत का एक बड़ा नाम करार दे रहा था। कमाल की बात यह थी कि जिमी लाइट की ज़ात के बारे में होने वाले सारे इंकशाफात उसकी ज़ात को बेनकाब करने के बजाय उसकी शख्सियत को मजीद उलझाए जा रहे थे और यह फैसला करना दुश्वार तर होता जा रहा था कि उस पर हाथ डालने के लिए कौन सी राह इख्तियार की जाए। शी के बारे में मेरी ये सारी गलत फहमी अरसा दराज पहले दूर हो चुकी थी कि उसमें नीचे से ऊपर तक सिर्फ मुजरिम ही भरे हुए थे। उनमें आला दिमाग और पेशा पर फनी माहिरीन भी थे जो जदीद दौर की अहम मवासलाती और दीगर सहूलतों से शी को फैज़याब कर रहे थे। और गालिबन यह बात भी एक खुला हुआ राज थी कि शी का मुतलिकुल अनान सरबराह जिमी लाइट था। शी का हर अहम फर्द जिमी लाइट के नाम से वाकिफ था और अगर वही जिमी लाइट जहाज रानी में एक बड़ा नाम था तो वीरा उस हकीकत से क्यों लाइल थी। तंजीम में रहकर अपने बाप की तलाश का तवील रास्ता इख्तियार करने के बजाय उसे जहाज रानी से मुतल्लिका लोगों से मरासिम इस्तवार करके बराह रास्त अपने बाप के दफ्तर में पहुंचने की कोशिश करना चाहिए थी।